हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर जहांगीर। और आज हम आए नई वीडियो के साथ में और हमारे साथ में है मिस्टर अरविंद जी। और वेलकम अरविंद जी हमारे साथ में आने के लिए। अरविंद जी का हमने हेयर ट्रांसप्लांट किया था 1 मंथ पहले। ओके, और इन दिस वीडियो आई वांट टू टेल यू दैट 7th डे से लेके आपको 2 मंथ्स के बीच में कौन कौन से चेंजेस होने वाले हैं वो मैं आपको बताऊँगा। ओके, और साथ साथ में अरविंद जी के का की जो एक्सपीरियंस है वो भी हम लेते रहेंगे और इनके जो प्रीवियस फोटोग्राफ्स वगैरह हम वो भी देखते रहेंगे कि कैसे कैसे चेंजेस होते हैं। ओके, ताकि आपको ये पता रहे कि 1 मंथ में ये चेंजेस आपके लिए नॉर्मल हो रही हैं या फिर कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा कंसर्न की इसमें ज़रूरत है। राइट, तो 7th डे पे हल्का सा कह सकते हैं कि ये जो फोटोग्राफ देख रहे हैं बेसिकली 7th डे की फोटोग्राफ है, जहाँ पे हल्का सा थोड़ा सा स्वेलिंग है वो काफ़ी थोड़ा रहा है और हल्का सा जो क्रस्ट है बेसिकली वो ड्राई होना शुरू हो गया है, मीन्स क्रस्ट फॉर्मेशन शुरू हो गया है 7th डे के ऊपर। और स्वेलिंग ज़्यादा नहीं रहती है, पेन भी काफ़ी सबसाइड हो जाता है। अरविंद जी, आपका 7वें दिन पे पेन कितना था या स्वेलिंग कितना था? 2 या 3 दिन स्टार्टिंग में रहा था, थोड़ा बहुत रहा था। उसके बाद नॉर्मली ग्रेजुअली वो कम होता गया कम होता और 7 डेज के बाद तो फिर ऐसा कोई फील नहीं हुआ कि कुछ हुआ है। एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री देता हूँ कि अरविंद जी की हमने जो हेयर ट्रांसप्लांट किया बेसिकली वो किया है फ्रंट ग्रेड 3 to grade 4 हेयर लॉस था फ्रंट में, और इनके टेम्पल्स भी क्रिएट किए हैं। ये जो फोटोग्राफ देख पा रहे हैं बेसिकली टेम्पल्स भी क्रिएट किए हैं, और टेम्पल्स के लिए हेयर हमने कहाँ से लिया है वो लिया हमने चेस्ट से। ये जो फोटोग्राफ आप देख पा रहे हैं बेसिकली चेस्ट का फोटोग्राफ है, जहाँ से हमने टेम्पल्स के लिए स्पेशली अलग से कह सकते हैं कि वो इनके हेयर लिए गए थे। ओके, और कैसा था आपको चेस्ट से ज़्यादा कोई डिस्कम्फर्ट तो नहीं हुआ था उसमें? ना इससे ज़्यादा डिस्कम्फर्ट नहीं था। जिस हिसाब से लग रहा था कि कुछ अलग ही होएगा, डर सा था, तो वो ऐसा कुछ है ही इससे ज़्यादा लगा नहीं नहीं। राइट, ओके। और अभी जो 1 मंथ के बाद कह सकते हैं कि आप देख रहे हो ये जो फोटोग्राफ है ये अभी 1 मंथ के बाद है। ऑलमोस्ट चेस्ट वाला पार्ट बिल्कुल हील हो चुका है, और अगर बैक की बात करें वो भी हील हो चुका है। और 1 मंथ के बाद में जो फ्रंट का पार्ट है वो इस तरह से कुछ दिखाई दे रहा है इनका, तो काफ़ी हील है और हो चुका है। और कह सकते हैं कि रफली अभी फॉलिंग स्टेज वाला पार्ट है जो हम डिस्कस कर रहे हैं आगे, तो ये अभी करंट कंडीशन है इसका। ओके, सो 7 से लेकर 10 डेज़ के बीच में जो चेंजेस होते हैं बेसिकली हल्का सा स्वेलिंग वाला पार्ट अपने आप कम हो जाता है, पेन ऑलमोस्ट चला जाता है आपका। और 10th डे आते आते बेसिकली आपके जो क्रस्ट है हल्के से वो ब्लैक हो गए थे यहाँ पे, उसके बाद यहीं पे आके रिमूव हो गया था। सो 10th डे मोस्टली 10 से लेकर 12th डे के आसपास आपका कह सकते हैं कि क्रस्ट रिमूवल पार्ट होता है। और जैसे क्रस्ट रिमूव करते हैं आपका ये वाला पिक्चर दिख जाता है, जहाँ पे ऑलमोस्ट आपका जो मैं 3Ds की बात करता हूँ हमेशा कि जो डायरेक्शन, डेंसिटी एंड डिज़ाइन वाला पार्ट आपको बिल्कुल कह सकते हैं कि आपको एक प्रीव्यू मिल जाता है हेयर ट्रांसप्लांट का। 10वें दिन आपने देखा होगा कि आपको मैंने बताया होगा कि किस तरह से आपके बाल आ रहे हैं और कैसी डायरेक्शन है। ओके, सो इस तरह से आपको मिल जाता है। अगर हम बात करें कि 10th डे तक चैलेंजेस कौन कौन से हो सकते हैं, तो कभी कभार इन्फेक्शन वाला पार्ट हो सकता है। ओके, तो एंटीबायोटिक्स वगैरह लेनी होती है, मैंने आपको एंटीबायोटिक्स वगैरह दी थी। ठीक है, तो 7 डे तक एंटीबायोटिक लेनी होती है। कभी कभार अगर इफ यू फील दैट यू हैव द काइंड ऑफ पेन दैट यू कैन एक्सटेंड योर एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी पेन किलर्स दैट यू कैन एक्सटेंड फॉर नेक्स्ट 10th डे और till 2 weeks also, sometimes rarely. Okay, and other medicines that we can stop around 7 days. And 10वें लेके जो 14th डे का जो पार्ट होता है बेसिकली वो मैं सोचता हूँ कि थोड़ा एक्स्ट्रा हीलिंग के लिए होता है, क्योंकि हम जैसे क्रस्ट रिमूव करते हैं ना, तो कुछ कभी कभी क्या होता है कि कुछ ओपनिंग्स बन जाती है, और ये जो ओपनिंग्स होती है कभी कभी मेरा मानना है कि कभी कभी वहाँ पे फोलिकुलाइटिस से इन्फेक्शन कर सकती है। तो एक तो इन्फेक्शन जो कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान कभी हो जाए तो वो तो 7वें दिन के आसपास पता चल जाता है, या 2 से 3 दिन ही पता चल जाता है। लेकिन ऐसा कोई इन्फेक्शन जो कि कह सकते हैं कि क्रस्ट के रिमूव होने के बाद में कभी होता है तो भी कभी कभी हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ हो तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर की सुपरविजन में रहना है, ताकि आपका जो है वो इन्फेक्शन ज़्यादा फैले नहीं बेसिकली। ओके, और उसको जल्दी से कम कंट्रोल कर पाए। तो 14 दिन तक आपको एरिया रहता है। आपने मुझे एक बताया था कि आपको डेंड्रफ ज़्यादा हो रहा है अभी, है ना, और ये माना जाता है कि डेंड्रफ कभी कभार हो सकता है क्योंकि हम ज़्यादा हाथ नहीं लगाते बेसिकली, क्योंकि प्लांटेन वाला एरिया होता है तो हम सोचते हैं कि कम ही हाथ लगाएं, तो इसलिए कुछ पार्ट, क्योंकि एज की बात करें तो वही 20 से लेकर 30 के बीच में हेयर ट्रांसप्लांट होता है, और इसी एज के अंदर ज़्यादा ऑयल ग्लैंड्स एक्टिवेट होती है। सो मोस्ट ऑफ टाइम यू कैन सी द डेंड्रफ पार्ट ऑन द स्कैल्प, और वो धीरे धीरे आपका जा सकता है। सो नो नीड टू वरी फॉर दैट। सो 14 डे के आसपास अगर डेंड्रफ होता है तो आप एंटी डेंड्रफ शैम्पू आप यूज़ कर सकते हैं। इनिशियली आपको मैंने बेबी शैम्पू दिया होगा, राइट, शुरू में, तो शुरू में बेबी शैम्पू यूज़ कर सकते हैं जेंटल वॉश के लिए। एंड वंस आफ्टर 10 days you can use the anti dandruff shampoo. Initially you can use daily also if is required, otherwise alternate days is quite good time that you can use, right? तो इस तरह से
14th डे के आसपास एक और चेंजेस होता है, वो है कि आप अपने मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हो। ओके, सो जो भी एंटी हेयर फॉल की जो मेडिसिन है दैट यू कैन यूज़ ओके ऑन 14th डे ऑफ योर हेयर ट्रांसप्लांट। और क्वेश्चन ये आता है कि डॉक्टर मुझे मेडिसिन कहाँ यूज़ करनी चाहिए। सो डेफिनेटली आप प्लांटेड हेयर और जहाँ पे आपने प्लांटेशन नहीं है, जहाँ थिनिंग है क्राउन पार्ट, जैसे कि अगर आपने हेयर ट्रांसप्लांट वहाँ नहीं कराया है तो वहाँ पर भी आपको यूज़ करना है, दोनों जगह यूज़ करना है। और काफ़ी लोगों का ये मेरा मानना कि होता है कि डॉक्टर जब मैं प्लांटेड हेयर पे यूज़ करता हूँ तो मुझे हल्का सा इचिंग वगैरह होता है मेडिसिन का। अगर ऐसा कुछ आपके पास में साथ में हो रहा है तो आप मेडिसिन का जो पार्ट है वो थोड़ा चेंज कर सकते हो। देखिए, जो मिनॉक्सिल लोशन होता है बेसिकली वो एल्कोहल बेस्ड होता है, और एल्कोहल बेस्ड लोशन आप जब यूज़ करते हैं तो हल्का सा इरिटेशन कर सकता है। इन दैट कंडीशन यू कैन यूज़ ए काइंड ऑफ एक्वा बेस्ड सॉल्यूशंस। ओके, इसमें कुछ मार्केट में आते हैं जो आप नियर बाई अपने डॉक्टर से या फिर फार्मासिस्ट से आप पूछ सकते हैं, दे विल हेल्प यू विद दैट पार्ट, राइट। 14th डे के आसपास होने के बाद में जैसे 3rd वीक आता है आपका, उसमें आपका फॉलिंग स्टेज स्टार्ट हो जाता है बेसिकली। जैसे अगर आपकी बात करूँ मैं तो ये बेसिकली फॉलिंग स्टेज है आपका। आप इनके देख पा रहे हैं कि जो साइड के हेयर होते हैं जो कि वो ऑलरेडी फॉलिंग स्टेज में जा चुके हैं। और अगर हम बात करें फ्रंट एरिया में तो इनका जो फ्रंटल टफ्ट एरिया था उनमें कुछ बाल थे आपके, इसलिए वहाँ तो अभी बाल हैं, लेकिन कुछ साइड वाले बाल जो कि टेम्पस वाले हेयर हैं वो धीरे धीरे आपके कम हो सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे बाल कम होते हैं तो उनको हल्का सा चिंता होती है कि डॉक्टर कहीं ऐसा तो नहीं मेरा हेयर ट्रांसप्लांट फेल तो नहीं हो पा रहा है, ओके, या फेल तो नहीं हो रहा है। तो आपका हेयर ट्रांसप्लांट इस तरह से फेल नहीं होगा, नो नीड टू वरी। मेरा ये मानना देखिए कि शुरू के 6 महीने तक आप हमेशा अपने स्किन को फोकस कीजिए, हेयर को नहीं। देखिए, अगर आपने स्किन हेल्दी रखी है तो आपके हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होने वाला है। ओके, सो हमेशा डॉक्टर से अपनी स्किन के बारे में, कोई इचिंग होती है, कोई दाने निकलते हैं, कोई इन्फेक्शन होता है या और कोई चेंजेस होते हैं स्किन के अंदर, तो उसको ट्रीट कीजिए। और साथ में सिंपल जो हेयर फॉल की जो मेडिसिन है आप उसको लेते रहिए, राइट। तो 1 मंथ के बाद में हमारी ये कंडीशन है। और होपफुली अरविंद जी आपका अब तक जर्नी ठीक रहा होगा? बहुत बढ़िया रहा। तो ठीक है, आगे भी जर्नी बहुत अच्छा होगा। अरविंद जी की हम हर महीने कह सकते हैं कि एक छोटा सा वीडियो हम बना सकते हैं ताकि हमें हर मंथ जो चेंजेस हो रहे हैं वो पता रहे। ओके, क्योंकि 2 महीने तक आपका फॉलिंग स्टेज हो सकता है, 2 महीने के बाद में आपका ग्रोथ होना शुरू होगा। तो उसके बाद में हम आपके बाद फिर एक वीडियो के साथ में आएंगे। ओके, सो ये था आज के लिए। और नेक्स्ट 2 मंथ से लेके 4 मंथ्स के बीच की जर्नी हम नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली उसमें बताएंगे आपको, राइट। थैंक यू सो मच अरविंद जी आने के लिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।